हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 का विषय हिंदी फर्स्ट महान व्यक्तित्व से पाठ 25 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये भारत के महान शिक्षाविद के साथ साथ एक राष्ट्रीय पुरुष थे, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय और अखंडता को बनाने के लिए अनेक प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह किया और भारत के लोगों को के अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत किए। आगे हम लोग इस पाठ को बुक की सहायता से पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग भारत महान व्यक्तित्व से गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग पढ़ रहे हैं। पाठ 25। मुझे भारत में एक पूर्ण सत्यवादी आदर्श पुरुष की तलाश थी और वह आदर्श पुरुष गोखले के रूप में मिला। उनके हृदय में भारत के प्रति सच्चा प्रेम और वास्तविक श्रद्धा थी। वे देश की सेवा करने के लिए अपने सारे सुखों और स्वार्थ से परे रहे। महात्मा गांधी ने ये शब्द गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहे थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज की सेवा में अर्पित कर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1866 को रत्नागिरी के कोटलुक गांव में हुआ। उनके पिता कृष्णाराव एवं माता सत्यभामा थी। बच्चों, उनका जन्म 9 मई सन 1866 को रत्नागिरी के कोटलुक गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम कृष्णाराव और माता का नाम सत्यभामा था। माता पिता अत्यंत सरल स्वभाव के थे। उन्होंने गोखले को बचपन से ही देश जाति के प्रति निष्ठा, विनम्रता जैसे गुणों की शिक्षा दी। पिता की असमय मृत्यु के कारण गोखले को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बड़े भाई गोविंद 15 रुपये महीना की नौकरी करते थे। उसमें से वे हर माह 8 रुपये गोखले को भेजने लगे ताकि उनकी शिक्षा में व्यवधान न पड़े। गोखले यह अनुभव करते थे कि भाई किस कठिनाई से उनकी सहायता कर रहे हैं। अत्यंत संयमित जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने साधनों के अनुरूप अपने को ढाला। ऐसा समय भी आया जब वे भूखे रहे और उन्हें सड़क की बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी। इन कठिन परिस्थितियों में भी उनका संपूर्ण ध्यान पठन पाठन में लगा रहा। सन 1884 में उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। गोखले का अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार था। गणित और अर्थशास्त्र में उनकी अद्भुत पकड़ थी, जिसके बल पर वे तथ्यों व आंकड़ों का विश्लेषण और उनकी विवेचना विद्वतापूर्ण ढंग से करते थे। इतिहास के ज्ञान में उनके मन में स्वतंत्रता व प्रजातंत्र के प्रति निष्ठा उत्पन्न की। स्नातक होने के पश्चात गोखले भारतीय प्रशासनिक सेवा, ICCS, इंजीनियरिंग या वकालत जैसे लाभदायक व्यवसायों में जा सकते थे, किंतु इस विचार से कि बड़े भाई के ऊपर और आर्थिक बोझ न पड़े, उन्होंने इन अवसरों को छोड़ दिया। वे सन 1885 में पुणे के न्यू इंग्लिश कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे। इस कार्य में उन्होंने स्वयं को जी जान से लगा दिया और एक उत्कृष्ट शिक्षक साबित हुए। अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार और ज्ञान से वे छात्रों के चहेते बन गए। उन्होंने अपने सहयोगी N.J. बापट के साथ मिलकर अंक गणित की एक पुस्तक संकलित की, जो अत्यंत लोकप्रिय हुई। इस पुस्तक का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। इस प्रकार से बच्चे, आप देख रहे हैं कि किस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ने पारिवारिक आर्थिक कठिनाइयों को सहते हुए भी अपनी शिक्षा को प्राप्त किए और अनेक पुस्तकों का निर्माण किया एवं अनेक समाज में अनेक क्षेत्रों में सुधार लाए। उन्होंने भारत के विकास के लिए हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई और वे एक महान पुरुष के रूप में हमारे देश में कार्य किए, लोगों की सहायता की, उन्हें अनेक क्षेत्रों में जागरूक किया कि हमें किस प्रकार से अपना कार्य करना चाहिए ताकि हम लोग अपने देश को सुचारू रूप से रख सकते हैं और विकास कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। सन 1886 में 20 वर्ष की उम्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने सक्रिय रूप से समाज सेवा और राजनीति में प्रवेश कर लिया। इससे पूर्व डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में अपनी गतिविधियों के कारण वे सार्वजनिक जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व वहन करने की कला में महारत हासिल कर ही चुके थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अधीन विषय पर कोलाहलपुर में अपना प्रथम भाषण दिया। अभिव्यक्ति और भाषा प्रवाह के कारण इस भाषण का जोरदार स्वागत हुआ
गोखले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा ही राष्ट्र को संगठित कर सकती है। गोखले विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सामाजिक जीवन में चेतना का संचार करते रहे। गरीबी की स्थिति में सुधार के लिए 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। शीघ्र ही वह संस्था समाज सेवा करने को तत्पर युवा उत्साही और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण स्थल बन गई। इसमें अधिकांश कार्यकर्ता स्नातक थे। आदिवासियों का उत्थान करना, बाढ़ व अकाल पीड़ितों की मदद करना, स्त्रियों को शिक्षित करना और विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करना इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य थे। कार्यकर्ताओं पर गोखले का अत्यंत प्रभाव था, जिसे देखकर किसी ने टिप्पणी की थी, केवल एक गोखले से ही हमारी रूह कांपती है। उसके जैसे बीसियों और बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो गोखले से मिले। वे गोखले के विनम्र स्वभाव तथा जन जागरण हेतु किए गए प्रयासों से अत्यंत प्रभावित हुए। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मान लिया। गांधी जी कहते थे, गोखले उस गंगा का प्रतिरूप है जो अपने हृदय स्थल पर सबको आमंत्रित करती रहती है और जिस पर नाव खेने पर उसे सुख की अनुभूति होती है। गांधी जी ने गोखले से स्वराज प्राप्ति का तरीका सीखा। गोखले भी गांधी जी की सादगी और दृढ़ता से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें बड़े भाई सा आदर देने लगे। सन 1889 में गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। उन्होंने कांग्रेस के मंच से भारतीयों की विचारधारा, सपनों और उनकी महत्वाकांक्षाओं को अपनी तर्कपूर्ण बाड़ी और दृढ़ संकल्प द्वारा व्यक्त किया। सन 1905 में गोखले कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए। उन्होंने ब्रिटिश राजनेताओं और जनता के सामने भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत की। अपने 35 दिन के प्रयास के दौरान उन्होंने विभिन्न शहरों में प्रभावपूर्ण 45 सभाओं को संबोधित किया। श्रोता मंत्र मुग्ध होकर उन्हें सुनते। निस्संदेह गोखले भारत का पक्ष प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में सर्वाधिक सक्षम नेता थे। अलीगढ़ कॉलेज अंग्रेजों और अंग्रेजी राज के समर्थकों तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधियों का गढ़ माना जाता था, किंतु वहाँ भी राष्ट्रवादी छात्रों का एक प्रभावशाली समूह था। गोखले के विचारों की अलीगढ़ के छात्रों पर इतनी गहरी छाप थी कि जब गोखले वहाँ भाषण देने पहुँचे तो वहाँ छात्रों ने उनकी बग्घी के घोड़े हटा दिए और स्वयं बग्घी से जुत गए। वे बग्घी को खींचते हुए गोखले जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्ट्रेची हॉल तक ले आए। गोखले ने समाज सेवा को अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया था। सन 1898 में मुंबई में प्लेग का प्रकोप हुआ। उन्होंने अपने स्वयं सेवकों के साथ दिन रात प्लेग पीड़ितों की सेवा की। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। उन्होंने सरकार से मादक पदार्थों की बिक्री खत्म करने का अनुरोध किया। वे अधिकाधिक भारतीयों को नौकरी देने, सैनिक व्यय को कम करने तथा नमक कर घटाने की मांग निरंतर उठाते रहे। उन्होंने निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने, कृषि तथा वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने तथा अकाल राहत कोष का सही ढंग से इस्तेमाल करने हेतु सरकार पर बराबर दबाव बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के प्रति गोखले की अत्यधिक सहानुभूति थी। अपने उन बंधुओं पर होने वाला अन्याय उन्हें अपने ऊपर हुआ अन्याय लगता था। गांधी जी के निमंत्रण पर वे सन 1992 में दक्षिण अफ्रीका गए। ऐसा पहली बार हुआ था जब 1912 में दक्षिण अफ्रीका गए। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई भारतीय राजनेता प्रवासी भारतीयों की स्थिति को परखने के लिए भारत से बाहर गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सरकार से जाति भेदभाव को समाप्त करने का आग्रह किया। गोखले देश की आज़ादी, सामाजिक सुधार और समाज सेवा हेतु अथक परिश्रम करते रहे। निरंतर श्रम से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्हें मधुमेह और दमा ने घेर लिया। 19 फरवरी 1915 की रात्रि 10:25 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने आकाश की ओर आंखें उठाई और हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करते हुए सदा के लिए आंखें मूंद ली। गोपाल कृष्ण गोखले अपने कार्यों और आदर्शों के कारण सदा अमर रहेंगे। इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी भूमिका को निभाया और भारत के लोगों को का सही मार्गदर्शन किया। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।